युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। मानवता के खिलाफ होता है, जिसका भुगतान मासूम जनता को करना पड़ता है और इसका बुरा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, विकास पर पड़ता है। अपने परमाणु केंद्रों पर हमले से भड़क गया है ईरान। अब होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दे रहा है। पहले भी ईरान ने इस तरह की धमकी दी थी। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, विस्तार से समझेंगे आज इसे। और आखिर कौन है निर्मल चौधरी, जिसे छुड़ाने के लिए राहुल गांधी ने 4 वकीलों की टीम को भेजा। अगर राहुल गांधी इस पर एक्शन ले रहे हैं तो ये समझना होगा कि निर्मल चौधरी की राजनीति में क्या एंट्री होने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेला हुआ अखिलेश को बगावती तेवर रास नहीं आ रहे और अपने ही 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया। क्या है उन पर आरोप, कौन से हैं विधायक सपा के निशाने पर जो थे, और चुनाव से ठीक 1.5 साल पहले इस फैसले का मतलब क्या है, आज बताएंगे इसी शो में आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ईरान इजराइल युद्ध हो या रूस यूक्रेन की लड़ाई, विश्व शांति के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। अमेरिकी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर अब दूसरे देशों पर भी पड़ने लगा है और इसका खतरा अब होर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच चुका है। तो क्या तेल के खेल में ईरान करने जा रहा है बड़ी चालबाजी? और होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी तो पहले से ही देता आया है। आइए समझते हैं होर्मुज स्ट्रेट है क्या और इसका बुरा असर व्यापार में कैसे पड़ेगा, भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट एक समुद्री जलमार्ग है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में कुल तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी हर 5 लीटर में से 1 लीटर तेल की सप्लाई यहीं से होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है, लेकिन अब ईरान की संसद ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें, इसका आखिरी फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई पर ही छोड़ा गया है। इसके बाद ही इसे बंद और रखने और खोलने का विचार किया जाएगा। अब इस ईरान के फैसले का सीधा सा मतलब है मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ना, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे डावाडोल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग संस्था जेपी मॉर्गन ने चेताया है, इसके बंद होने से कच्चे तेल की कीमत 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन ईरान इजराइल में जंग शुरू हुई थी, उसी दिन से तेल की कीमतों में उछाल आ गया था। तो सोचिए इस जलमार्ग के बंद होने से तेल का खेल कैसे बिगड़ेगा। हालांकि होर्मुज को बंद करने से सबसे बड़ा झटका खुद ईरान को ही लगेगा, क्योंकि चीन, भारत और बाकी एशियाई देशों को ईरान के कच्चे तेल की सप्लाई इसी जलमार्ग से होती है। लेकिन वो देश भी काफी प्रभावित होंगे जो ईरान से तेल खरीदते हैं। संसद के फैसले पर अगर खामनेई ने रजामंदी की मुहर लगा दी तो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाएगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चलिए एक पल के लिए दुनिया को साइड में रखते हैं और हम केवल भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत ना इस युद्ध में किसी पक्ष में खड़ा है और ना ही किसी कूटनीतिक तरीके से किसी देश का समर्थन कर रहा है। इजराइल भारत का अच्छा दोस्त है, तो ईरान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट तक बातचीत की। ऐसे में अब अगर होर्मुज को बंद कर दिया जाता है तो भारत में रोज आने वाले कच्चे तेल की मात्रा एकदम से गिर जाएगी और इस बात का अंदाजा एक उदाहरण से ही लगाया जा सकता है। आपको बता दें, भारत हर रोज 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल तेल इसी जलमार्ग से होकर भारत आता है। वहीं दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इस जलमार्ग से होकर गुजरता है, तो खाड़ी देशों को हिंद महासागर से ये जोड़ता है। सोचिए 1.5 मिलियन डॉलर तेल अगर रोक दिया जाता है तो लगभग भारत का 27% तेल अचानक से रुक जाएगा, जिससे बाजार में गिरावट आएगी, भारत के बाजारों में हाहाकार मच जाएगा, बड़े बड़े कारखानों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो भारत के लिए ये बेहद अहम है, ये रास्ता बेहद अहम है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़े ना, भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर ना पड़े।
अगर राजस्थान की राजनीति को ध्यान से समझे तो समझ में आता है बीते कई सालों से राजस्थान में युवा नेताओं का दबदबा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, या फिर यूं कहें कि पूरे प्रदेश में किसी एक पार्टी को युवाओं का कितना सपोर्ट मिलेगा ये राजस्थान के युवा नेता ही तय करते हैं। पुलिस ने निर्मल चौधरी को एग्जाम सेंटर से अरेस्ट किया है। इसके बाद कांग्रेस ही नहीं, राहुल गांधी ने भी इस पर संज्ञान लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है इतना इम्पोर्टेंट जिसे राहुल गांधी भी महत्व दे रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक के सिलसिले ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। शनिवार को जयपुर की गांधीनगर थाना पुलिस ने निर्मल चौधरी को परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत दी गई। अब कौन है निर्मल चौधरी, इसे जानने के लिए पहले हमें हाल ही में हुए इस प्रकरण को समझना पड़ेगा। आपको बता दें, शनिवार को जयपुर के गांधीनगर थाना पुलिस ने निर्मल चौधरी को एग्जाम सेंटर के बाहर से अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उतर आए। आपको बता दें, निर्मल चौधरी साल 2022 में एक प्रदर्शन के दौरान शासकीय काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। हालांकि इन सभी मामलों पर उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी तुरंत हरकत में आए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से दिल्ली से वकीलों की एक टीम को राजस्थान भेज दिया। साल 2022 में निर्मल ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। ये चुनाव उन्होंने बिना किसी पार्टी का सिंबल लिए बतौर निर्दलीय कैंडिडेट लड़ा। इस चुनाव में उनकी जीत ने पूरे राजस्थान की राजनीति को चौंका दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि छात्र राजनीति में कभी साधारण सी पहचान रखने वाले निर्मल चौधरी ने साल 2022 में निर्दलीय राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया और एक इतिहास लिख दिया। आपको बता दें, साल 2023 के थप्पड़ मामले में निर्मल चौधरी को सुर्खियों में ला दिया गया था। हुआ यूं था कि महारानी कॉलेज के एक कल्चर इवेंट में उस समय के महासचिव अरविंद जाजड़ा ने थप्पड़ जड़ दिया था। तब गजेंद्र सिंह शेखावत उसी मंच पर मौजूद थे। इस विवाद के बाद प्रदेश की सियासत अचानक से गर्मा गई थी। यानी सियासत में भूचाल लाने का एक्सपीरियंस निर्मल चौधरी को पुराना है। आपको बता दें, जमानत के तुरंत बाद निर्मल चौधरी ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे रात भर डंडे के दम पर टॉर्चर किया गया। पुलिस ने मेरी बहनों और पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी दी। आप लोगों ने लाठी डंडे के जोर पे पूरी रात मुझे आतंकवादी की तरह टॉर्चर किया। ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के मेरे को पागल कर दिया कि तेरी अभी तो दोनों बहनों को भी अंदर डालेंगे, तेरे पूरे परिवार को अंदर डालेंगे, फिर तू देखता है कहाँ जाता है, और तेरे को नए नए मुकदमों में डेली डेली डालेंगे। मैंने एक बात स्पष्ट इन लोगों को मैं कर देता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं मजबूती से लड़ूंगा, पहले भी लड़ा हूँ, आगे भी लड़ूंगा इसी तरीके का। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उनकी पॉपुलैरिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि उनकी राजस्थान में तो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है ही, लेकिन अब इस मामले के बाद देश में भी कई लोग उन्हें जानने लग गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी निर्मल की पॉपुलैरिटी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मुद्दा वक्त के साथ साथ या फिर ठंडा पड़ जाएगा। पर जिस तरह से राहुल गांधी ने 4 वकीलों की टीम को भेजकर निर्मल चौधरी को तवज्जो दी है, उससे तो लगता है निर्मल चौधरी लंबी रेस पर जाने वाले हैं। इधर उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक साथ 3 विधायकों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे शामिल हैं। आरोप यह है कि ये तीनों लंबे समय से समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे और बीजेपी के साथ मिले हुए थे। पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की अपील करेगी, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। समाजवादी पार्टी के इस फैसले से फिलहाल इनकी विधायकी बच गई है और सदन में इनकी स्थिति असंबद्ध विधायक के तौर पर होगी। यानी ये ना तो सपा के पाले में बैठेंगे और ना ही भाजपा के पाले में। यूपी में फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस घटना ने सपा को बड़ा झटका दिया था और इसी वजह से समाजवादी पार्टी का तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार हार गया था, जबकि भाजपा के सभी 8 के 8 उम्मीदवारों की जीत हुई थी।
क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे शामिल थे। अभय सिंह और मनोज पांडे ने बाद में भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। इस बगावत के बाद समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की लगातार चेतावनी देता रहा और अब ये निष्कासन उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। हालांकि अभी 4 विधायक और हैं जिनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसमें सबसे अहम नाम आता है पूजा पाल का। वहीं दूसरी तरफ इस निष्कासन पर अगर इन विधायकों की राय को सुना जाए तो पता चलता है कि इन तीनों विधायकों में से 2 का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। इस पर मनोज पांडे का कहना है कि उन्होंने आज से 17 महीने पहले ही भाजपा को ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने आज हुई इस कार्रवाई को बेहद ही हास्यास्पद बताया है। वहीं दूसरी तरफ राकेश सिंह का भी जवाब कुछ मनोज पांडे से मिलता जुलता ही रहा। तो गौर करने वाली बात है, 17 महीने पहले इन दोनों नेताओं ने सपा से रिजाइन कर दिया था, तो निष्कासन की प्रक्रिया इतनी लेट क्यों? अगर पहले हो भी गई थी तो इसे पब्लिश अभी क्यों किया गया? क्या इससे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक खलबली मचाना चाहती है या फिर यूपी में दलितों की राजनीति को देखते हुए सिर्फ सवर्ण विधायकों को ही निष्कासित करके ये साबित करना चाहती है कि हम सबसे ज्यादा दलित सपोर्टर हैं, जो बसपा की मायावती और चंद्रशेखर के वोटरों को भी बताया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस लेटर पॉलिटिक्स का असर आज से 1.5 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं। ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।